Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I'm Neha and today's we are discuss about a neurological disorder multiple sclerosis. Multiple sclerosis is type of a autoimmune disorder जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस, पैथोफिजियोलॉजी, साइंस, सिम्टम्स एंड नेक्स्ट जो हमारा पार्ट वीडियोस का आएगा उसमें हम पीटी असेसमेंट, पीटी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, तो कंटिन्यू हमारे साथ रहेगा। वन बाय वन हम सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वन बाय वन हम कंटिन्यू सारे टॉपिक रखेंगे। सॉरी फॉर लेट, बहुत टाइम बाद हम कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बहुत सारी स्टूडेंट्स का हमारे पास मैसेज आया, कमेंट आए कि वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे। थोड़ा सा मैं बिज़ी थी, बट अब आपको कंटिन्यू हमारे चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे और करते हैं। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसका जनरल इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे। लाइक स्क्लेरोसिस मीन्स वाइट पैचेस, एक टाइप के वाइट पैचेस फॉर्मेशन हो जाते हैं हमारे सीएनएस में, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। जब भी आप किसी पेशेंट का एमआरआई या सीटी स्कैन चेक करेंगे तो आपको किसी कई कई एरिया पे, बहुत सारे एरियाज़ पे, आपको मल्टीपल एरियाज़ पे आपको वाइट पैचेस देखने को मिलेंगे। तो ये वाइट पैचेस होते हैं मोस्टली वाइट मैटर एंड देन हमारे जो ग्रे मैटर है उसमें देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी डिजीज़, वैसे वैसे आपको पैचेस भी डार्क एंड स्प्रेड करते हुए दिखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो हमारे माइलिन शीथ होती है, जो कि हमारे न्यूरॉन सेल्स की कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, वो धीरे धीरे जब वो डिसरप्ट होने लगती है, डैमेज होने लगती है, जिससे कि हमारे मीन्स डीमाइलिनेशन होने लगता है, जो कि जिससे धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारे सीएनएस से जो हमारे बॉडी का कम्युनिकेशंस होता है, लाइक सेंसरी का, मोटर का एंड हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस का, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिसरप्ट होने लगता है। जो पेशेंट होता है वो फेस करता है, उसे प्रॉब्लम फेसिंग होती है, सेंसरी प्रॉब्लम फेसिंग होती है, मोटर प्रॉब्लम फेसिंग होती है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन, स्पीच एंड पेन। बस बहुत टाइप के पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, बहुत टाइप की प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है कि धीरे धीरे हमारा जो बैलेंस की कवरिंग होती है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि एक टाइप का ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाता है और हमारी सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करते जाता है। ओके, तो हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसका जो डेफिनेशन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एन ऑटोइम्यून प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग एंड ग्लायोसिस डिजीज in which insulating covering of nerve cells in a brain and spinal cord are damaged. ओके, तो आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे कि ये एक टाइप का ऑटोइम्यून प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिमाइटिंग डिजीज है, जिस जो कि हमारे जो नर्व सेल्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसे डैमेज करता है। मीन्स इसमें क्या होता है, डीमाइलिनेशन फॉर्म हो जाता है। तो इसमें क्या हम पॉइंट्स नेक्स्ट देखते हैं कि दिस डैमेज डिसरप्ट द एबिलिटी ऑफ अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम टू कम्युनिकेट। जो नर्वस सिस्टम से जो कम्युनिकेशन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिसरप्ट हो जाता है, लीड टू द सेंसरी, मोटर एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। ओके, सो इस एक इन्फ्लेमेटरी डीमाइटिंग डिजीज़ है, जो कि हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम ही हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि हमारी मल्टीपल जो सॉरी माइलिन शीथ होती है वो धीरे धीरे मल्टीपल एरियाज पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वहाँ पे स्कैर फॉर्मेशन होता है, स्कैर टिश्यूज जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो वाइट वाइट पैचेस आपको देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट डिफाइंड बाई डॉक्टर जीन चारकोट इन 1868। बहुत रेयर होता है कि चिल्ड्रन में देखने को मिले। मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है फीमेल्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। 2:1 और 3:1 इसके बीच का रहता है कि मीन्स अगर रेशियो देखा जाए तो 2 रेशियो रहेगा फीमेल का एंड 1 रेशियो रहेगा मेल का। तो जो इसका एज रहता है, मोस्ट कॉमन एज जो रहती है अप्रॉक्स जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलता है। 20 to 50 ईयर की एज के लोग जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। मोर कॉमन फीमेल रहती है। एवरेज जो एज रहेगा वो हमारा अप्रॉक्स 43 ईयर्स रहता है। तो बहुत सारे इसके जो कॉजेज़ रहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है एंड एक टाइप का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। पर कुछ रिसर्चर हैं जिन्होंने बताया कि कुछ जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, लाइक जो जो लोग होते हैं बहुत ऐसे क्लाइमेट पे रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लाइक नॉर्थन एरियाज़ के लोग। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो जिनका इन्वायरमेंट है बहुत तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत टेम्परेट एरिया पे रहते हैं, जिनका जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लाइक नॉर्थन साइड के जो लोग होते हैं, तो उनमें कॉमन देखने को मिलता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक, कुछ ट्विंस में देखने को मिलता है, ट्विंस अफेक्ट रहते हैं। तो धीरे धीरे वन बाई वन पॉइंट समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। तो सबसे जेनेटिक फैक्टर क्या होते हैं?
टू टाइप के फैक्टर, जेनेटिक, एनवायरमेंटल। तो एनवायरमेंटल हम समझ चुके हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो फैमिली मेंबर्स में कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है तो उसकी जो फैमिली है, उसके जो बच्चे हैं घर में, लाइक उनके जो सिबलिंग्स हो गए या कोई ट्विंस बेबी हो गए, तो उनमें कुछ परसेंट का रिस्क रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अफेक्टेड फैमिली मेंबर्स में जो रिस्क रहता है वो 3% का रिस्क रहता है सिबलिंग्स के लिए, 5% का रिस्क रहता है वो फ्रेटर्नल को ट्विंस के लिए। फ्रेटर्नल को ट्विंस क्या होते हैं आप समझ जाइएगा यहाँ पे कि जो डाइजायोटिक ट्विंस होते हैं, लाइक जो इनके 2 एग्स होते हैं वो 2 एग फर्टिलाइज होते हैं 2 डिफरेंट स्पर्म सेल से, तो उससे जो फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, वो होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। और एक होता है हमारा आइडेंटिकल कोटिन्स। आइडेंटिकल कोटिन्स वो होता है जिनका सिंगल फर्टिलाइज सिंगल एग से सिंगल स्पर्म से होता है, उन्हें हम बोलते हैं आइडेंटिकल कोटिन्स। और जिनका 2 एग और 2 डिफरेंट स्पर्म्स होते हैं उनसे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं फ्रेटर्नल कोटिन्स। ओके, तो ये जो रिस्क रहता है जेनेटिक्स है, कुछ परसेंट का जेनेटिक रहता है, कुछ इन्वायरमेंटल रहता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हिल एरिया सॉरी टेम्परेट एरिया पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जो पर्सन जेनेटिक सस्पेक्ट होते हैं, जो कि जेनेटिकली जिनमें देखने को मिलता है, उनका जो जो इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम इसका अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, और हमारे जो एंटीजेंस है उसका रिएक्शन है वो चलता है, जिसे हम बोलते हैं मॉलिकुलर मिमिक्री। ओके, अब कुछ और फैक्टर जैसे कि हमने आपको बताया था इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि कॉमन होता है हमारा टेम्परेट क्लाइमेट एरिया, लाइक जैसे कि हायर एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर पे, उनमें देखने को मिलेगा। प्रिस्पेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं कुछ, जैसे कि हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, फीवर, एक्सरेशन हुआ है, टीथ का इलेक्ट्रिक शॉक है, ट्रॉमा है, तो ऐसी कंडीशंस में मल्टीपल स्कॉसिस के रिस्क रहते हैं। कुछ फैक्टर्स रहते हैं लाइक जो लोग जिनकी बॉडी में बहुत कम लेवल का हमारा जो पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है बहुत कम रहता है, या विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है, या जो स्मोक करते हैं, तो उनमें देखने को मिलता है कि उनका ऑटो जो इम्यून सिस्टम है वो खुद अटैक करता है, खुद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन जाता है। मीन्स जब पॉलीसैचुरेटेड फैट है जो हम डाइट में लेते हैं वो जब प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं, हमारी बॉडी में उसकी डिफिशियंसी हो रही है, तो उस कंडीशन में हो सकता है विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग टू पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको बहुत अच्छी समझनी चाहिए पैथोफिजियोलॉजी। तो जब भी आप किसी पेशेंट का सीटी स्कैन चेक करते हैं, हमारे चेक करते हैं, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा वाइट पैचेस, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पे क्या होता है, वाइट मैटर पैचेज जो फॉर्मेशन होता है वो वाइट मैटर में आपको देखने को मिलेगा जब इनिशियल स्टेज होगी। धीरे धीरे क्या होगा, जब प्रोग्रेशन होने लगता है तो आपको जो ग्रे मैटर है हमारे ब्रेन का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वाइट पैचेस। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं इनिशियल स्टेज है या लेटर स्टेज है। जब भी आप चेक करेंगे या वाइट मैटर में ऑनली पैचेस फॉर्म हुआ है या हमारे ग्रे मैटर में भी हो चुके हैं। ओके, तो जब क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, लाइक कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, तो हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट काम करता है। ओके, तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो जो हमारी इम्यून सेल्स होती है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं, लाइक टी सेल्स हो गई, हेल्पर सेल है, बी सेल्स है, तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं जब फॉरेन पार्टिकल आया। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और हमारे जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसे भी क्रॉस कर जाते हैं, उसको क्रॉस कर जाते हैं, जिससे कि कुछ हमारे सीएनएस में साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिलता है। मीन्स ये ऑटो एंटीजन हो जाते हैं, जो हमारा ऑटो एंटीजन है वो प्रोड्यूस करता है ऑटो इम्यून साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। इससे क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन सेल की जो जितनी सारी नर्व सेल्स होती हैं, ब्रेन सेल्स होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, वहाँ पे उनका किल होने लगता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। जब ये सारा कुछ होता है हमारे ब्रेन में, तो इसको देख के हमारी जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स को, वो जो हमारे सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, उन्हें वो फॉरेन पार्टिकल्स समझ के उन्हें फैगोसाइट करने लगता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा माइलिन सीट जो होता है वो क्या उसका काम रहता है कि हमारे जो ब्रेन है उसके सेल्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, उनकी एनर्जी को कंजर्व करना और इनका कंडक्शन का काम रहता है। तो यहाँ पे मालन सीट क्या करने लगता है, एक टाइप का इंसुलेटर होता है, ये हमारे कंडक्शंस का, जो हमारे नर्वस सिस्टम का कंडक्शंस रहता है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, इससे कि हमारी बॉडी में हमारे माइलिन जो सीट है वहाँ पे डीमाइलिनेशन होने लगता है, क्योंकि उसने स्पीड को भी इंक्रीज़ किया और हमारे जो माइलिन सीट के आसपास जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करने लगे, वहाँ की सेल्स को किल करने लगे। तो यहाँ पे क्या कॉज होता है, हमारा डीमाइलिनेशन। आराम से समझना, अच्छे से समझना, डीमाइलिनेशन जब फॉर्म हो गया तो क्या हुआ, हमारा जो ट्रांसमिशन है वो बहुत स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया, क्योंकि ये क्या काम कर रहा था, एनर्जी को कंजर्व कर रहा था। पर यहाँ पे जैसे ही कंडक्शन की स्पीड इंक्रीज हुई तो हमारे जो नर्व फाइबर है वो फटिग होने लगे बहुत फास्टली। जब वो फटिग होने लगे तो हमारे जो फंक्शन है वो डिसरप्ट हो गए, क्योंकि
फटीग हुआ तो न्यूरल ट्रांसमिशन है वो स्लो हो गया। जब न्यूरल ट्रांसमिशन स्लो हो गया तो हमारा जो फंक्शन है वो भी स्लो हो गया, मीन्स डिसरप्ट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो एरिया है माइंड का, वहाँ पे बहुत एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एक इन्फ्लेमेशन होता है मीन्स वहाँ पे हमारी मोनोसाइट सेल्स हो जाती है, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस दोनों सेल्स के बीच इंटरफेरेंस होता है, जिससे कि हमारी जो नर्व फाइबर है उनकी कंडक्टिविटी है वो लीड करती है, मीन्स उससे अफेक्ट होती है। जब मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस के बीच में इंटरफेरेंस होता है, ये इंटरफेरेंस बार बार रेपिटेड होता है। रेपिटेड होता है मीन्स ये रिपीट अटैक होता है। जो हमारे ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे माइलिन शीथ को रीमाइलिनेट करते हैं, उसे फिर से एक टाइप से फिर से फॉर्मेट करते हैं। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स सेल्स भी धीरे धीरे क्या होती है, वो डैमेज होने लगती है, क्योंकि वो रीमाइलिनेशन कर ही नहीं पाती, उससे पहले फिर डीमाइलिनेशन हो जाता है। तो इससे जो डेंड्रोसाइट सेल होती है वो बहुत इनकम्प्लीट हो जाती है, मीन्स वो प्रॉपर तरीके से उसे माइग्रेट कर ही नहीं, सॉरी, रीमाइग्रेशन कर ही नहीं पाती हैं, और धीरे धीरे कंडीशन है वो वर्स्ट हो जाती है, क्रोनिक कंडीशंस में चली जाती है। इन लेटर स्टेज में क्या होता है कि माइलिन शीथ है वो रिपेयर कर ही नहीं पाता है माइलिन को, और ये एरिया जो हो गया वो पूरा माइलिन शीथ का डीमाइलिनेटेड में कन्वर्ट हो गया। अब जो डीमाइलिनेटेड एरिया है वहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो एस्ट्रोसाइट सेल्स होती हैं वो वहाँ पे फिल हो जाती है। जब एस्ट्रोसाइट सेल्स, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट सेल्स फिल हो जाती हैं तो वो एक प्रोसेस फॉर्म हो जाती है, लाइक ग्लियल स्कैर का, मीन्स लाइक अ ग्लियोसिस होने लगता है। ग्लियोसिस जो फॉर्म होता है, एक रिजल्ट देता है वो ग्लियल स्कैर। जो वाइट पैचेस जो हमने आपको बताया वो कब होते हैं, जब डीमाइलिनेशन होने के बाद फाइब्रस एस्ट्रोसाइट फॉर्म हो जाता है, उसके बाद स्कैर फॉर्मेशन हो जाता है। स्कैर फॉर्मेशन जो कि वाइट पैचेस होता है। एडवांस केसेस में क्या होगा, अक्यूट केस है तो वहाँ पे फिर से जो लीजन फॉर्म हो वो डिजनरेट हो गया, पर जब क्रोनिक कंडीशन है तो उसमें ये यहाँ पे कोई भी डिजनरेशन नहीं होता है, मीन्स हमारे जो लीजन है वो वाइट मैटर से जाके हमारे ग्रे मैटर में चले जाते हैं। ओके, तो इससे क्या हुआ, हमारे जो ब्रेन सेल्स है वहाँ पे एट्रोपी होने लगती है, हमारे जो एक्सॉन है, माइलिन शीथ है वो धीरे धीरे वहाँ डैमेज होने लगता है, और ये स्टेज अर्ली स्टेज से हमारे प्रोग्रेसिव कंडीशन में पहुँच जाती है। तो ये हमारा पूरा पैथोफिजियोलॉजी है। आई होप आप समझ गए होंगे, बट अब पॉइंट टू पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पॉइंट्स में कह रहे हैं। सो इन पेशेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे, इन पेशेंट जो कि मल्टीपल स्कॉजेस का इम्यून रिस्पॉन्स करता है, हमारे एक्टिवेट कर देता है हमारे इम्यून सेल्स, टी सेल्स, CD4+ हेल्पर बी सेल्स, जो कि क्रॉस कर जाती है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को। ओके, तो यहाँ जैसे ही क्रॉस करती हैं तो क्या होता है कि हमारे सेल हैं, ऑटो एंटीजन सेल है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑटो इम्यून साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होने की वजह से हमारे जो मैक्रोफेज हैं वो क्या करते हैं, फैगोसाइट करने लगते हैं। हमारे जो माइंड के पास जितनी सेल्स या सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, वो क्या समझने लगते हैं इन्हें फॉरेन पार्टिकल की तरह। तो जो हमारा बैलेंस शीट होता है वो एक्ट करता है लाइक एज अ इंसुलेटर एंड स्पीडिंग करता है हमारे कंडक्शन अलॉन्ग नर्व फाइबर फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवायर टू द अनदर। मीन्स ये क्या करता है, हमारे कंडक्शन का काम करता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन करता है वन रेनवायर से टू अनदर रेनवायर। ओके, तो इससे क्या होता है, इस जो भी स्पीड इंक्रीज करता है तो इन स्पीड इंक्रीज करने की वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी तो फटिग हो जाएगा, जब फटिग होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, स्लो कंडक्शन होने लगेगा। ओके, तो ये काम वैसे इसका रहता है एनर्जी को कंजर्व करने का, बट यहाँ कंजर्व नहीं हो पाता, धीरे धीरे डीमाइलिनेशन फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही डीमाइलिनेशन फॉर्म हुआ मीन्स हमारा क्या है, नर्व्स जो है फटिग हो गई तो स्लो न्यूरल ट्रांसमिशन रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो देखने को मिलता है डिसरप्शन। जब स्लो कंडक्शन होगा, स्लो ट्रांसमिशन होगा तो हमारे फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, जब फंक्शन डिस्टर्ब होने लगते हैं माइलिन शीथ पे तो वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, वो वहाँ पे अडीमा फिल्ट्रेशन हो। जब अडीमा जिस जिस एरिया पे अडीमा या इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे मोनोसाइट्स रिलीज होंगे। मोनोसाइट और मैक्रोफेज दोनों इंटरफेरेंस होता है दोनों के बीच में, जिससे कि हमारे जो नर्व फाइबर है उनकी कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। अब ये जो इंटरफेरेंस है वो बहुत रिपीट होता है, बार बार रिपीटेड होता है। तो जो हमारी ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है उनका काम होता है माइलिन शीथ को फिर से रीमाइलिनेशंस करना, उसको रिपेयर करना। बट ये रिपीट अटैक होने की वजह से उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो जल्दी से जल्दी उसे रिपेयर कर दे। रिपेयर करने से पहले फिर से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अर्ली स्टेज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये रिपेयर करता है, बट जब बहुत टाइम हो जाता है, क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, तो इसे वो इनकम्प्लीट मीन्स पूरी तरीके से उसे रीमाइलिनेशन कर ही नहीं पाता है क्रोनिक कंडीशन में। तो माइलिनेशन है वो डीमाइलिनेशन में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता है। जब डीमाइलिनेशन हो गया है तो हमारे क्या हुआ, वहाँ पे जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो वहाँ पे फिल हो जाते हैं, फिल विद अ फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। तो जब ये फिल हो जाते हैं तो इन एक प्रोसेस फॉर्म हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ग्लायोसिस। ग्लायोसिस मीन्स ग्लियल स्कार, जो वाइट पैचेस हमने आपको बताए थे उस टाइप के स्कार फॉर्म हो जाते हैं। इन एडवांस केस में क्या होता है कि ये अक्यूट होते हैं,
एंड डीजनरेशन लीजन होता है जो कि हमारे सीएनएस लाइक ब्रेन स्टेम सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड इन एडवांस केस में होता है। जब लीजन बहुत लेटर स्टेज में पहुंच जाता है तो हमारे ये क्या होता है, फर्स्ट प्राइमरली वाइट मैटर एंड लेटर स्टेज में पहुंचता है तो ये हमारे ग्रे मैटर में जाता है। ग्रे मैटर में जाता है उसे हम बोलते हैं टाइप 1 लीजन। एंड जैसे ही धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारे पैरावेस्कुलर एरियाज में जाता है, वहाँ को डीमार्केट करता है, उसे हम टाइप 2 लीजन कहते हैं। एंड उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, और ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है हमारी पायल सरफेस लीजन, इसे हम टाइप 3 लीजन कहते हैं। ओके। अब जब ये लीजन होने लग जाता है तो हमारी ब्रेन सेल्स है वो वहाँ पे एट्रोपी हो जाती है। एट्रोपी हो जाती है मीन्स हमारा जो एक्सॉन है, मायलिन है, वो पूरा क्या हुआ, लॉस हो गया। जब लॉस हो गया और धीरे धीरे जब लॉस हो गया तो धीरे धीरे क्या है, इन इवेंट्स अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज एंड इज अ प्रोग्रेसिव। स्टार्टिंग से ही अर्ली स्टेज से लेके ये बहुत लेटर प्रोग्रेसिव स्टेज में पहुंच जाता है। देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ रिलैक्सेशन लाइक ऑप्टिक नर्व, प्रीवेंट्रिकल एरिया, व्हाइट मैटर, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, पोस्टर व्हाइट कॉलम एंड सेरिब्रल पटेकल। तो ये सारे एरियाज हैं वो इससे अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी पूरा पैथोफिजियोलॉजी था। एक समरी वेज में समझ लेते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कुछ इनफैक्ट ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। तो हमारे जो माइलिन रिएक्टिव सेल्स होती है, न्यूरॉन सेल्स होती है, लाइक हमने जैसे कि बताया टी सेल्स, बी सेल्स होती है, सी डी सेल्स होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। जब ये एक्टिवेट होती है तो हमारे सीएनएस का इन्फ्लेमेशन होने लगता है और धीरे धीरे ये हमारे जो ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, सेल्स होता है, उसे ब्रेक करने लगता है। जब ये ब्रेक हो जाता है तो हमने जैसे बताया आपको साइटोटॉक्सिक इफेक्ट रिलीज होता है और धीरे धीरे वहाँ पे मैक्रोफेज फॉर्म जो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस दोनों के बीच इंटरफेरेंस होने लगता है। एंड लेटर स्टेज में जाकर के ये क्या होता है कि एक स्कार टिश्यूज फॉर्मेशन होता है, ग्लायल सेल्स फॉर्मेशन हो जाता है और हमारे वाइट पैचेस फॉर्म हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे ब्रेन के एरियाज हुए उन एरियाज को अफेक्ट करता है, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हमारे पेशेंट जो है उसमें देखने को मिलता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो ये वीडियोस जो है यहाँ तक ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। थैंक यू।